बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। नॉर्थ कोरिया ने किया एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा, कहा मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली, अमेरिका के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने की साउथ कोरिया और जापान के लीडर्स से बातचीत, नॉर्थ कोरिया को मिलकर जवाब देने पर गौर। सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला मरहूम के बेटे प्रिंस मुतिब बिन अब्दुल्ला को $1 बिलियन के बदले रिहा कर दिया गया। थिरेसा में सऊदी अरब पहुंची शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात, यमन की हुदैदा बंदरगाह खोलने पर दिया जोर। सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों से मिडिल ईस्ट के अमन को खतरे में डाल रहा है, कतर ने लगाया इल्जाम, कहा लबनान ताजा शिकार है। हसन रूहानी ने कहा सऊदी अरब नाकामियों और घरेलू मसाइल को छुपाने के लिए ईरान की रट लगा रहा है। सेनाई में अमन बहाल करने के लिए सीसी ने फौज को दी 3 महीनों की डेडलाइन। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया गया, पीएलओ ने कहा 70 साल से इंसाफ का इंतजार है। बोस्निया जंग के मुजरिम ने सजा सुनाए जाने पर आलमी अदालत में जहर पी लिया। हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जारी, इवांका ने वापस जाने से पहले गोलकुंडा किला देखा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली है। नॉर्थ कोरिया ने एक ताजा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया और कहा कि यह मिसाइल अमेरिका में किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। 4 शंबे की सुबह जापान के करीब यह तजुर्बा किया गया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। कहा गया कि इस मिसाइल ने 4475 किलोमीटर की बुलंदी तक उड़ान भरी। यह नॉर्थ कोरिया की तरफ से किए गए पिछले तमाम मिसाइल तजुर्बा से ज्यादा रेंज का मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया के लिए किम जोंग उन ने इस तजुर्बे को कामयाब बताया। उन्होंने इस तजुर्बे की खुद निगरानी की और उसके बाद कहा कि वो बड़े फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि हमने मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की साम्राज्यी साजिशों, ब्लैकमेल और न्यूक्लियर खतरे से मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत को बचाने के लिए यह हथियार बनाए गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के सदर मून जाए-इन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे के साथ हंगामी बातचीत की और नॉर्थ कोरिया की मिसाइल तजुर्बे और छेड़खानियों का जवाब देने के बारे में बात की। इस मौके पर ट्रंप ने दोनों लीडर्स से कहा कि हम नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे के बाद की सूरत हाल से निपटेंगे। उन्होंने नॉर्थ कोरिया की इस छेड़खानी वाले रवैये का मिलकर जवाब देने पर जोर दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोजवेल्ट रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस सूरत हाल से निपटेंगे और जवाब देंगे। तीनों मुल्कों के लीडर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया कि नॉर्थ कोरिया की इन कार्रवाइयों से न सिर्फ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मिसाइल पिछले तजुर्बों से काफी ज्यादा ताकतवर था। नायब सदर माइक पेंस ने भी कहा कि उनके सामने तमाम रास्ते खुले हुए हैं। माइक पेंस ने एक अवार्ड तकरीब के मौके पर कहा कि हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सफारती और मुआशी महाज पर दबाव डालते रहेंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने साउथ कोरिया और जापान के सफीरों के साथ मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने की दरखास्त की ताकि नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब दिया जा सके। बाद में सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें नॉर्थ कोरिया के तजुर्बे से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने तजुर्बे की मजम्मत करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेलना चाहिए। टिलरसन ने कहा कि अमेरिका, कनाडा और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कार्रवाई की कोशिशें करेगा।
चाइना ने, जिसे नॉर्थ कोरिया के सबसे करीबी इत्तेहादी समझा जाता है, नॉर्थ कोरिया के तजुर्बे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चाइना ने एक बार फिर कहा कि खित्ते के तनाव को पुरअमन तौर पर बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात दोहराई कि बहरान को हल करने के लिए दोनों तरफ से कदम उठाना चाहिए। उन्होंने तमाम फरीकों से कहा कि वो फौजी ऑप्शन की तरफ ना देखें क्योंकि ये बहरान को हल करने का कोई रास्ता नहीं है। साउथ कोरिया के सदर मून जाए ने दारुल हुकूमत सोल में कैबिनेट की एक हंगामी मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया को नहीं रोका गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी क्योंकि वो एक के बाद एक बर्रे आज़मों को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर रहा है। बात करते हैं मिडिल ईस्ट के बहरानों की। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि लेबनान दूसरे मुल्कों को डराने धमकाने की सऊदी अरब की पॉलिसियों का ताज़ा शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत अपनी कार्रवाइयों के जरिए मिडिल ईस्ट के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रही है। लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कतर के वज़ीर ने कहा कि लेबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी का इस्तीफ़ा सऊदी अरब का फैसला था और यह फैसला उन पर थोपा गया। अल सानी ने कहा कि लेबनान एक हसास मुल्क है और वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े के लिए मजबूर करने से मुल्क में एक खला पैदा हो सकता है जो हर एक के लिए खतरनाक बात होगी। उन्होंने कहा कि यह मामला एक बड़े मुल्क की तरफ से छोटे मुल्कों को डराने का है। हमने कतर में भी ऐसा ही देखा है और यही कुछ अब लेबनान में दोहराया जा रहा है। कतर के वजीर ने कहा कि अल्लाह के फजल से यह मुल्क हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले संभल गए वरना उसके बुरे नतीजे निकल सकते थे। अलसानी ने कहा कि मिडल ईस्ट का इलाका मजीद बहरानों को नहीं झेल सकता। कतरी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी की असल वजह जुल्म, डिक्टेटरशिप, जारहियत और नाइंसाफी है। लेबनान के सदर मिशेल ओन ने कहा कि वजीर आजम साद हरीरी ओहदे पर बरकरार रहेंगे जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब से इस्तीफे का ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया था। मिशेल ओन ने, जो रोम के दौरे पर हैं, इटली के एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ दिनों के अंदर लेबनान के सियासी बहरान को हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत पूरी कर ली है और एक समझौता हो गया है। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने सऊदी अरब का दौरा करते हुए शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात की और यमन जंग और मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में बातचीत की। पता चला है कि इस मौके पर थेरेसा मे ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि यमन की हुदैदा बंदरगाह के जरिए इंसानी इमदाद और कमर्शियल ऑपरेशन पूरी तरह से बहाल किए जाएं। हाल ही में यमन से रियाद एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन की नाकाबंदी की है। पता चला है कि यूनाइटेड नेशंस का एक इमदादी जहाज हुदैदा बंदरगाह पर रुका हुआ है। थेरेसा मे इस दौरे के दौरान जॉर्डन भी जाएंगी। मालूम हुआ कि सऊदी अहदेदारों के साथ थेरेसा मे ने कतर बहरान के बारे में भी बात की। बरतानिया अमेरिका के साथ सऊदी इत्तेहाद का हामी है। थेरेसा मे का ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद जल्द ही सऊदी अरब के बादशाह बनने वाले हैं। रियाद दौरे के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन रवाना हो जाएंगी जहां वो शाह अब्दुल्ला और वजीर आजम हानी मुल्की से मुलाकात करेंगी। दौरे पर रवाना होने से पहले थेरेसा मे के तर्जुमान ने कहा था कि वो जॉर्डन और सऊदी अरब में बरतानिया के मफादात और खित्ते के इस्तेहकाम के बारे में बातचीत करेंगी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि वो सऊदी अरब और जॉर्डन में मुआशी इस्लाहात की तायद करेंगी। अप्रैल के बाद से इन दो अरब मुल्कों में थेरेसा मे का यह दूसरा दौरा है। सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों के फौजी इत्तेहाद की मीटिंग की तारीफ की गई। कैबिनेट की यह मीटिंग रियाद के अल यमामा पैलेस में शाह सलमान की सदारत में हुई। मीटिंग में इत्तेहादी मुल्कों के वजीरों की कॉन्फ्रेंस से प्रिंस मोहम्मद के खिताब की तारीफ की गई। कैबिनेट ने इजिप्ट, इराक और नाइजीरिया में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की मजम्मत की। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनके मुल्क के खिलाफ सऊदी अरब की मुहिम खित्ते में नाकामियों और घरेलू मसाइल को छुपाने की कोशिश है। रूहानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब कतर, इराक, सीरिया और लेबनान में हार चुका है। इसके अलावा उसका दूसरा मसला सऊदी अरब के अंदरूनी इख्तलाफात और बेचैनी है। ईरानी सदर ने यह बात दोहराई कि मुल्क की खारजा पॉलिसी टकराव के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए खित्ते के मसाइल हल करने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि तुर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर और दूसरे मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में रूहानी ने कहा कि इस समझौते से ईरानी कौम को बहुत फायदा हुआ है। बरतानिया की एक एनजीओ ने यमन में यूएई के जंगी जराइम के खिलाफ आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसके बाद यूएई की हुकूमत ने इसके लिए कतर को जिम्मेदार ठहराया है। अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूएई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इल्जाम लगाया है कि वो यमन में सिविलियंस पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। इस एनजीओ ने इल्जाम लगाया कि यूएई ने यमन में क्लस्टर बम इस्तेमाल किए हैं जिस पर पाबंदी है और यमन में हलाकतों के लिए किराए के सिपाहियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तंजीम के वकील जोसेफ ब्राहम ने यह बात कही
रही। यूएई के वजीर खारजा अनवर करकाश ने ट्विटर पर कहा कि ये शिकायत कतर ने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अवाम जानते हैं कि इस कदम का मकसद चीख पुकार करना है, जो कतर का पसंदीदा खेल है। यूएई यमन जंग में सऊदी अरब का इत्तेहादी है। मार्च 2015 के बाद से सऊदी इत्तेहाद के हमलों में यमन में 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। बाज़ खबरों में ये तादाद और ज्यादा है। यमन के अदन शहर में कार बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोग हलाक हो गए। ये धमाका हादी हुकूमत की वजारत फाइनेंस की इमारतों के करीब हुआ। इस दौरान पता चला है कि ISIS ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। सऊदी अरब के साबिक नेशनल गार्ड चीफ प्रिंस मुतीब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है, जिन्हें करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के नाम पर गिरफ्तार किया गया था। 65 साला मुतीब शाही खानदान के उन कई अरकान, वजीरों, साबिक वजीरों और ताजिरों में शामिल थे जिन्हें इस महीने के शुरू में गिरफ्तार किया गया था। इनमें 11 शहजादे, 4 वजीर, कई साबिक वजीर शामिल है। सऊदी अरब में इस क्रैकडाउन से पूरा मुल्क और मिडल ईस्ट हिल कर रह गया था। प्रिंस मुतीब की निस्बती बहन प्रिंसेस नौफ बिनते अब्दुल्ला ने ट्विटर पर इस खबर की तस्दीक की। उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको महफूज रखे। उनकी भतीजी प्रिंसेस अबीर बिनते अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर ऐसा ही पैगाम लिखा और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए दुआ की। मुतीब सऊदी अरब के मरहूम बादशाह शाह अब्दुल्ला के बेटे और मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में दुनिया के अमीर आदमियों में से एक प्रिंस वलीद बिन तलाल भी शामिल है। सऊदी ओहदेदारों ने तस्दीक की कि मुल्क में $100 बिलियन से ज्यादा के फ्रॉड के सिलसिले में कम से कम 208 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि प्रिंस मुतीब बिन अब्दुल्ला को $1 बिलियन वापस करने के समझौते पर रिहा किया गया। मगरबी मीडिया में भी दावा किया गया कि 3 लोगों ने इसी तरह की डील की है, लेकिन उनके नाम नहीं बताए गए। प्रिंस मुतीब को किसी वक्त सऊदी अरब के तख्त का दावेदार समझा जाता था। टाइम मैगजीन के सर्वे में कहा गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर्सन ऑफ द ईयर की दौड़ में सबसे आगे हैं। इस सर्वे का नतीजा 6 दिसंबर को सामने आएगा। यह सर्वे टाइम मैगजीन कर रहा है, जो ऑनलाइन सर्वे है। मोहम्मद बिन सलमान के बाद इस लिस्ट में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पोप फ्रांसिस शामिल है। लोग 4 दिसंबर तक इस सिलसिले में अपनी राय दे सकते हैं, जिसके बाद 6 दिसंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नॉर्थ कोरिया ने किया एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा, कहा मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली, अमेरिका के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने की साउथ कोरिया और जापान के लीडर्स से बातचीत, नॉर्थ कोरिया को मिलकर जवाब देने पर गौर। सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला मरहूम के बेटे प्रिंस मुतीब बिन अब्दुल्ला को $1 बिलियन के बदले रिहा कर दिया गया। थिरेसा में सऊदी अरब पहुंची, शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात, यमन की हुदैदा बंदरगाह खोलने पर दिया जोर। सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों से मिडिल ईस्ट के अमन को खतरे में डाल रहा है, कतर ने लगाया इल्जाम, कहा लेबनान ताजा शिकार है। हसन रूहानी ने कहा सऊदी अरब नाकामियों और घरेलू मसाइल को छुपाने के लिए ईरान की रट लगा रहा है। सेनाई में अमन बहाल करने के लिए सीसी ने फौज को दी 3 महीनों की डेडलाइन। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया गया। पीएलओ ने कहा 70 साल से इंसाफ का इंतजार है।
बोस्निया जंग के मुजरिम ने सजा सुनाए जाने पर आलमी अदालत में जहर पी लिया। हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जारी। इवांका ने वापस जाने से पहले गोलकुंडा किला देखा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को फलस्तीनियों से यकजहती का दिन दुनिया भर में मनाया गया। इस मौके पर कई जगह फलस्तीन कॉज की तायीद की गई और फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की ज्यादतियों की मजम्मत की गई। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की ओहदेदार हन्नान अशरावी ने दुनिया से कहा कि वो 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि 70 साल पहले 29 नवंबर को UN जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी और फलस्तीन की ज़मीन को तकसीम करने का फैसला किया था, जिसके नतीजे में फलस्तीनी अवाम की तकलीफें शुरू हुई। इसराइल ने मकामी लोगों को बेघर किया और उन पर ज्यादतियां की। 1977 में जनरल असम्बली ने हर साल इस दिन को फलस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाने का फैसला किया। फलस्तीन का मसला 70 साल गुजरने के बाद आज तक हल नहीं हो सका है। हन्नान अशरावी ने कहा कि फलस्तीनी अवाम अब भी अपने हक, आज़ादी और खुद मुख्तारी और अपने घरों को वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। फलस्तीनी ओहदेदार ने कहा कि इसराइल को उसके जराइम और नाइंसाफियों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। दुनिया के कई मुल्कों में इस दिन के हवाले से तकरीबात हुई। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को एक पैगाम रवाना किया। इस पैगाम में कहा गया कि रशिया फलस्तीनियों के हक वापस दिलाने की कोशिशों का पाबंद है। इस दौरान UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक पैगाम जारी करते हुए कई दहाकों से जारी इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो 2 रियासती हल को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों के पाबंद हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास पर इसराइल के साथ बातचीत के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसराइल के एक अखबार ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब और दूसरे खलीजी मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ नए महाज खोलने के लिए संजीदा है। यही वजह है कि ये मुल्क फलस्तीनी अथॉरिटी पर इसराइल के साथ बातचीत बहाल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब और दूसरे मुल्क इसलिए ऐसा करना चाहते हैं ताकि इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं और ईरान के खिलाफ मिलकर काम किया जाए। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के बारे में करारदाद मंजूर होने के 70 साल पूरे होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सिनाई इलाके में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए 3 महीनों की डेडलाइन दी है। हाल ही में सिनाई में एक मस्जिद में बदतरीन दहशतगर्द हमले में कम से कम 305 लोग जाँ बहक हुए थे। सदर सीसी ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए फौज को यह डेडलाइन दी। उन्होंने मीलादुन नबी के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए यह ऐलान किया। पिछले जुमे को इस मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हमला किया गया था, जिसे इजिप्ट की हालिया तारीख का सबसे बदतरीन दहशतगर्द हमला करार दिया गया है। सीसी ने अपने नए आर्मी चीफ को इख्तियार दिया कि वो मिलिटेंट्स के खिलाफ हर तरह की ताकत इस्तेमाल करें। सिनाई इलाके में कई बरसों से मिलिटेंट सरगर्म है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बोस्निया में जंगी जराइम के केस के एक मुजरिम स्लोबोदान पराजक ने अदालत में जहर पीकर सनसनी मचा दी। हेग की अदालत में कार्रवाई जारी थी जब उसने ड्रामाई तौर पर कुछ पी लिया और कहा कि वो जहर पी रहा है। स्लोबोदान पराजक उन 6 बोस्नियाई क्रूड सियासतदानों और फौजी लीडर्स में से एक है जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उसे ईस्ट मोस्टार के मकाम पर जराइम के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा सुनने के बाद उसने जज को बताया कि मैंने जहर पी लिया है। सभी ने देखा कि वो कुछ लिक्विड पी रहा था। अदालत की कार्रवाई को फौरी रोक दिया गया और एम्बुलेंस बुलाई गई। प्रोजेक्ट के वकील के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि मेरे मौक्किल ने जहर पी लिया है। बोस्नियाई क्रूड फौज के साबिक कमांडर को इंसानियत के खिलाफ जराइम की वजह से गिरफ्तार किया गया था। अदालत में ये बात साबित हुई कि 1993 के मौसम गर्मा में वो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम रहा। हालांकि उसे बताया गया था कि मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। 2013 में उसे जेल की सजा सुनाई गई थी और 4 शंबे को सुनवाई के दौरान इस सजा को बरकरार रखा गया। प्रोजेक्ट ने अदालत में यह कहते हुए हलचल मचा दी कि मैं जो पी रहा हूं वो जहर है, मैं जंगी मुजरिम नहीं हूं। 1992 से 1995 तक साबिक युगोस्लाविया में यह जंग लड़ी गई थी जिसके दौरान हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया था।
औरतों के हुकूक से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के एक पैनल ने म्यांमार के ओहदेदारों से कहा है कि वो 6 महीनों के अंदर रोहिंग्या मुसलमान औरतों और बच्चियों के साथ ज्यादतियों के बारे में रिपोर्ट पेश करें। म्यांमार के ओहदेदारों से कहा गया कि वो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को यह रिपोर्ट पेश करें। आलमी इदारे ने रोहिंग्या औरतों और बच्चियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जिनसी तशद्दुद की खबरों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस पैनल में 23 आज़ाद एक्सपर्ट शामिल है। पैनल ने यह भी जानना चाहा कि कितनी रोहिंग्या औरतें और लड़कियां सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद में हैं। इंडोनेशिया के जावा जजीरे में तूफान और चट्टानें खिसकने के वाकयात में 20 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। ये तबाही एक ऐसे वक्त हुई जब इंडोनेशिया के बाली जजीरे में एक पहाड़ से आतिशफिशां फटने की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस दौरान खबर है कि बाली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स बहाल हो गई हैं, जिन्हें एहतियातन बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने हाफिज सईद और लश्कर तैयबा की खूब तारीफ की, जिन्हें 26/11 हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मुशर्रफ ने कहा कि जमात-उद-दावा, लश्कर तैयबा दोनों तंजीमों ने कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लिया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने मुशर्रफ की तरफ से लश्कर तैयबा और हाफिज सईद की तारीफ पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया दहशतगर्दी से नहीं लड़ती, दुनिया को बाकी रखना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप ने हैदराबाद का तारीखी गोलकुंडा किला देखा। उन्होंने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद का 2 दिन का दौरा किया और चारशंबे की शाम वापस हो गई। इवांका के प्रोग्राम में चार मीनार को शामिल नहीं किया गया। पहले कहा गया था कि वो चार मीनार और तारीखी लाड बाजार जाएंगी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह मसरूफियात खत्म कर दी गई। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के दूसरे दिन लंच के बाद इवांका तीसरे पहर 17 कारों के काफिले में गोलकुंडा किला पहुंची। उन्होंने गोलकुंडा किले में तकरीबन 45 मिनट गुजारे। इसके बाद वो होटल ट्राइडेंट रवाना हो गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही गोलकुंडा के आसपास दुकानों को बंद करा दिया गया और आने जाने पर पाबंदियां लगा दी गई। पिछले 2 दिनों से अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंट्स इस इलाके में कैंप किए हुए थे। इवांका गोलकुंडा किले के लॉन में चारशंबे को एक डिनर में भी हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन वो वक्त से कुछ पहले रवाना हो गई। इसकी वजह से इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। इवांका ने चारशंबे की सुबह भी समिट के एक सेशन से खिताब किया। इवांका ट्रंप ने दूसरे दिन अपने खिताब में नौकरियों में औरतों को बराबर का हिस्सा देने पर जोर दिया। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के दूसरे दिन बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर की बीवी चेरी ब्लेयर, आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव और दूसरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बैडमिंटन कोच गोपी चंद, खातून क्रिकेटर मिथाली राज ने भी इस समिट से जुड़े एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज रशिया के सूची शहर रवाना हो गई, जहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगी। 2 दिन तक जारी रहने वाला यह समिट जुमेरात को शुरू होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक रेप एंड मर्डर केस में 3 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई गई है। खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज स्वर्णा जवाले ने जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाल और नितिन बहलोन को ये सजाएं सुनाई। इस महीने की 18 तारीख को उन्हें मुजरिम करार दिया गया था। पिछले साल अहमदनगर के ओपाड़ी में नवीं जमात में पढ़ने वाली लड़की का रेप किया गया था और उसके बाद उसे जान से मार दिया गया था। ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब ये लड़की शाम के वक्त अपने नाना नानी के घर से साइकिल पर वापस हो रही थी। इस वाकये के बाद पूरी रियासत में जबरदस्त एहतजाज किया गया था। हिंदुस्तान के लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को एक तरह से खिराज तहसीन पेश करने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि उनकी जर्सी नंबर 10 किसी को भी ना दी जाए। बीसीसीआई के एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। पता चला है कि क्रिकेट बोर्ड के ट्रेजरर अनिरुद्ध चौधरी ने बोर्ड के सीनियर अरकान को एक ईमेल लिखते हुए दरखास्त की थी कि जर्सी नंबर 10 को रिटायर कर दिया जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नॉर्थ कोरिया ने किया एक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा, कहा मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली, अमेरिका के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने की साउथ कोरिया और जापान के लीडर्स से बातचीत, नॉर्थ कोरिया को मिलकर जवाब देने पर गौर। सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला मरहूम के बेटे प्रिंस मुतिब बिन अब्दुल्ला को $1 बिलियन के बदले रिहा कर दिया गया। हिरेसा में सऊदी अरब पहुंची शाह सलमान और प्रिंस मोहम्मद से मुलाकात, यमन की हुदैदा बंदरगाह खोलने पर दिया जोर।
सऊदी अरब अपनी पॉलिसियों से मिडिल ईस्ट के अमन को खतरे में डाल रहा है। कतर ने लगाया इल्जाम, कहा लेबनान ताजा शिकार है। हसन रूहानी ने कहा सऊदी अरब नाकामियों और घरेलू मसाइल को छुपाने के लिए ईरान की रट लगा रहा है। सिनाई में अमन बहाल करने के लिए सीसी ने फौज को दी 3 महीनों की डेडलाइन। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती का दिन मनाया गया। पीएलओ ने कहा 70 साल से इंसाफ का इंतजार है। बोस्निया जंग के मुजरिम ने सजा सुनाए जाने पर आलमी अदालत में जहर पी लिया। हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जारी। इवांका ने वापस जाने से पहले गोलकुंडा किला देखा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।